हेलो बच्चों। जो मैं टेस्ट की परंपरा शुरू की उसमें आज मैंने जो प्रश्न जो मैं लेके आया हूँ वो आधुनिक भारत से संबंधित, मॉडर्न इंडिया से संबंधित। क्योंकि हिस्ट्री में ये जो सेगमेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। थोड़ा ही एंशिएंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिडावल से धीरे केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जाता है सिर्फ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंफेसिस में नहीं डालूंगा। केवल आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ही मिडावल का पढ़ें आप, और आधुनिक भारत को तो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें से हिस्ट्री से जितने प्रश्न आते हैं वो 60% तो आधुनिक भारत ही होता है। और दरुआ का देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अलग से ही दिया हुआ, तो हिस्ट्री के अतिरिक्त मतलब वो हिस्ट्री तो पढ़ना ही है आपको, और फ्रीडम स्ट्रगल को अलग करके दिया है। इसका मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आता भी प्रश्न ज़्यादा। तो मैं उसी पर इंफेसिस डाल रहा हूँ, आज शुरू कर रहा हूँ। आधुनिक भारत का जो पहला प्रश्न है, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, उस समय देखिए ये जो वास्को डी गामा है इनके बारे में बताऊं पहले। ये पुर्तगाली जो एक राजकुमार थे उस समय पुर्तगाल के, उनका नाम था हेनरी, जिनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। बहुत नेविगेशन शुरू किया, तमाम लोगों को भेजा अलग अलग जगहों पे। तो हेनरी द नेविगेटर ने अभियान पर भेजा था वास्को डी गामा को। 90 दिन की यात्रा उन्होंने की। उनके साथ गुजरात का एक व्यापारी था और उन्होंने ही उनको दिशा दिखाई। उनका नाम था अब्दुल मनीक, यहाँ में देखिएगा, अब्दुल मनीक गुजरात का पथ प्रदर्शक था वो। वही लेकर के इनको आया। जब वास्को डी गामा जब पहुंचे 1498 में, उस समय गुजरात के शासक थे जमोरिन। सी इज द करेक्ट आंसर, जमोरिन। और एक बात और बताऊं आपको कि वास्को डी गामा जब यहाँ आए, स्वागत के लिए जमोरिन था। जब यहाँ से गया वास्को डी गामा तो यहाँ से वो अपने साथ काली मिर्च लेकर के गया था। ठीक है, उस काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे, यवनों को बहुत पसंद था। तो ये देखिए, ये जो काली मिर्च है उसका जो यहाँ से वो ले गया तो 60 गुना 60 टाइम्स उसने कमाया। देखिए ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, 60 टाइम्स, 60 गुना। ठीक है, 760 टाइम्स उसने कमाया। यही आकर्षण का केंद्र बना। लोगों ने कहा कि बहुत भारत पहुंच करके बहुत कमाया जा सकता। ठीक है, तो ये जो है यूरोपियन के लिए यहाँ द्वार खोल दिया। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, भारत में वायसराय के रूप में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? अब देखिए, वायसराय के रूप में आने वाला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव पर, जो गोवा दमन द्वीप पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसलिए बी हो जाए, वायसराय पूछेगा तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं सबको डिस्कस करता हूँ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कौन था? तो देखिए, 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर बनकर के भारत आया था अल्बुकर्क। और वास्तविक जो है वो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, अगर पूछे कि वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क। ठीक है, बाद में चल करके ये अल्बुकर्क आया जरूर था स्क्वाड्रन कमांडर बन करके, और 1509 ईस्वी में इसको वायसराय भी बना दिया गया यहाँ का। और एग्जाम्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है अल्बुकर्क के संबंध में कि 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाह से गोवा पर को छीन लिया और गोवा पर अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1510 ईस्वी। ठीक है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल क्या था? तो देखिएगा, वास्को डी गामा के बाद ये दूसरा पुर्तगाल यात्री था जो कि यहाँ आया था 1500 ईस्वी में, वो था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ठीक है, और वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में फिर आया, कोचीन आया और अधिकार भी प्राप्त कर लिया 1503 में। तो वास्को डी गामा जो है
2 बार भारत आए, एक बार तो 1498 में और पुनः 1502 ईस्वी में। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न का ही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आप लोग को। नेक्स्ट तीसरा, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की देन नहीं मानी जाती? ठीक है, बहुत स्मार्ट प्रश्न है। तंबाकू की खेती, तंबाकू लाने वाले पुर्तगाली ही थे, ध्यान में रखिएगा। गोथिक स्थापत्य शैली, तो पुर्तगालियों ने जो भी भवन यहाँ निर्माण करवाए वो गोथिक शैली में ही बनवाए। आपको अगर गोथिक शैली का नमूना देखना है तो पटना में मिलेगा आपको देखने के लिए। पटना का जो पटना कॉलेज का जो आप देखते हैं बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग जो रेड कलर की दिखाई पड़ती है आपको, वो गोथिक शैली में बनी हुई बिल्डिंग है। ठीक है, या व्हीलर सीनेट हॉल, वो भी गोथिक शैली में बना हुआ है। ठीक है, वहाँ उनका गोदाम था, फैक्ट्री थी, गोदाम को ही फैक्ट्री कहते थे। सी, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने ही की, पुर्तगालियों ने ही। पुर्तगाली लेकर आए प्रिंटिंग प्रेस भी। 1556 ईस्वी में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ। ठीक है, और एक चीज लेकर के आए, जहाज निर्माण। जो जहाज का निर्माण है वो पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, तो 4 महत्वपूर्ण चीज इनकी देन मानी जाती है: तंबाकू की खेती, गोथिक स्थापत्य शैली, प्रिंटिंग प्रेस और ये जहाज का निर्माण। ठीक है, और देखिए ध्यान में रखिए, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की, इससे ही और क्या कर दिए इन्होंने, जब पुस्तक के फॉर्म में लाया, बहुत सारी चीज पुस्तक के फॉर्म में लाया, और उसमें जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और औषधि पर जो प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक जो है वो पुर्तगालियों ने ही बनाई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और चाय की खेती, यही उत्तर होगा। चाय की खेती कौन दिया? इंग्लैंड से आया है। ठीक है, ब्रिटेन ने दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने दी। नेक्स्ट चौथा, भारत में पैगोडा नामक सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया? देखिए, तो ये जो डच लोग थे, डचों ने पैगोडा नामक सोने के सिक्के चलाए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई, उन्होंने ही सोने के सिक्के चलवाए, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई। ध्यान में रखिएगा, डचों की पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम। ठीक है, और बंगाल में पूछेगा कि प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था, तो पिपली में। ठीक है, जगह का नाम था पिपली, जिसके नाम पर पिपली लाइव भी बना पिक्चर। ठीक है, तो इतना जो है आपको मैंने बताया डचों के संबंध में। अब आइए पांचवा प्रश्न, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अधिकारी कौन था? ठीक है, तो ये होगा कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में ये आगरा में जो जहांगीर था उसके दरबार में जेम्स प्रथम का दूत आया, और कैप्टन हॉकिंस, जिसको आगरा में मिला था, और उन्होंने आगरा में बसने के लिए उन्होंने मनसब 400 का मनसब प्रदान कर दिया कैप्टन हॉकिंस को। मनसब मनसबदारी प्रथा थी, ये समझिए पे स्केल एक तरह से हुआ, तो उन्होंने 400 का मनसब प्रदान कर दिया और वहाँ पे रहने की इजाजत भी दे दी आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसी के संबंधित सर थॉमस रॉ, ये भी जान लीजिए, ये भी जहांगीर के समय में ही आए थे, लेकिन अजमेर में ये दरबार में इनसे मिले थे सर थॉमस रॉ 1615 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए छठे प्रश्न पर। 1717 ईस्वी में किसके नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल फरुखसियर के दरबार में आया था? अब देखिए, ये इससे बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन में 4 प्रश्न है शामिल है। देखिए, आया था किसके नेतृत्व में, तो वो था सर जॉन सरमन। सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश दूत लेकर के ये आया था। एग्जाम में और क्या पूछा जाता है कि जो फरुखसियर है इसने खुश होकर के जो है 3000 रुपये वार्षिक पर कंपनी को व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया, दे दिया। ये किस चीज से खुश हुआ, तो ये ध्यान लीजिए, ये भी एग्जाम में आता है। विलियम हैमिल्टन, ठीक है, विलियम हैमिल्टन, ये सर्जन था, सर्जरी था, ये डॉक्टर था, सर्जन था ये।
और फर्रुखसियार को फोड़ा हो गया था, जख्म हो गया था। तो इस जख्म का ऑपरेशन करके उसको निजात दिलवाया, इससे वो खुश हो गया फर्रुखसियार, और उसने 3000 वार्षिक पर कंपनी को मुफ्त व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया, और साथ ही बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किया कि आप इनको जो है व्यापार करने के लिए मुफ्त छूट दी जाए, कंपनसेट जो इसमें करों में छूट दी जाए। तो ये जो चीज था, ये हैमिल्टन जो था वो सर्जन था। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हैमिल्टन क्या था। और एक ख्वाजा सेहुर्द का नाम देखिए, बी के ऑप्शन में दिया हूं मैं। ये कौन था? ये आर्मेनियन दुभाषिया था, ये ट्रांसलेटर था आर्मेनियाई भाषा का। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटर को भी लेकर के आया था। तो हैमिल्टन, ख्वाजा सेहुर्द और जॉर्ज सर जॉन शर्मन के नेतृत्व में फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा था। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, अब आइए 7वां प्रश्न पे। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब ये जो घटना घटी, इस समय बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। ये घटना, डेट भी याद रखना है, 20 जून 1756। 20 जून 1756 की ये घटना है। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं इसको। ये फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया, सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कर लिया कब्जा, जिसमें अंग्रेज जो 146 कैदी बंद थे, जिसमें एक अंग्रेज जो था वो हॉलवेल, वो भी इसमें अधिकारी था, वो भी इसमें बंद था। 146 लोगों को कैद किया गया था। संख्या याद रखिएगा, एग्जाम में वो पूछा जाता है। 146, जिसमें से 23 लोग बचे। अगले दिन वो छोटी सी काल कोठरी थी जिसमें उसको बंद कर दिया। ऑक्सीजन की कमी हुई, सफोकेशन में आकर के सफोकेट होकर के 123 लोग मर गए, 23 लोग ही बचे। कई महिलाएं बच्चे भी थे उसमें, सब मर गए। तो ये 23 लोग बचे, उसमें हॉलवेल था। इसलिए हॉलवेल ने इस घटनाक्रम को लिखा था। कहते हैं इतिहास भी पूरा लिखा उसने। तो हॉलवेल इस घटना की संपूर्ण जानकारी देता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना का वर्णन किसने किया है, तो हॉलवेल ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इतनी बातें इसकी थी ब्लैक होल ट्रेजेडी की। अब मैं आता हूं 8वें प्रश्न पर। 8वां जो प्रश्न है, कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र में सर्वाधिक भू राजस्व व्यवस्था कौन थी? अब देखिए बेटा, मैं इसमें पूरी व्यवस्था आपको बता देता हूं भू राजस्व की। एक तरह से मैं हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूं आपको। देखिए, ये 3 व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी। ठीक है बेटा। तो अस्थाई बंदोबस्त जो थी वो 19%, 19% भूमि क्षेत्र पर ये लागू था, और ये मेनली कहाँ था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन है बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कौन सी बंदोबस्त थी? तो अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मैं बताऊं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो है इसको लाने, अच्छा ये कौन थे लाने वाले अस्थाई बंदोबस्त, कोई भी जान लीजिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वो अस्थाई बंदोबस्त को लेकर के आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक है बेटा। अब मैं आऊं रैयतवाड़ी पर। तो रैयतवाड़ी जो मैंने बताया कि 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी थी, और इसको लाने वाला का श्रेय किसको जाता है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तमिलनाडु के 12 महल जिला, तमिलनाडु के 12 महल जिला। ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कई बार बोल रहा हूं इसलिए इसको लिख भी लीजिएगा, आपको नहीं अगर कहीं मिले तो। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल जिला में 1792 में शुरू की गई, और ये मुख्यतः मुंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, इन सब जिलों में
रैयतवाड़ी था। ये बहुत विस्तार से 51% हिस्से पर यही है। और तीसरा जो था महलवाड़ी, ये महाल कहते हैं इसको, महलवाड़ी लिखते हैं, महालवाड़ी है। महाल, महाल कहा जाता था गांव को, और महलवाड़ी यानी कि गांव पर। देखिए व्यवस्था थी क्या, अस्थाई बंदोबस्त जो था बेटा वो जमींदार को दे दी जाती थी कि आप अपना टैक्स वसूलिए, हमको साल भर में इतना चाहिए, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त हो गया। इतना तो पता चले, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ बाढ़ आ जाए, उससे कोई मतलब उसको नहीं है, इतना हमको रेवेन्यू प्राप्त हो जाना चाहिए। जमींदार अपना वसूले, तो हेडेक उसको नहीं था। यह अस्थाई बंदोबस्त था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका मतलब था कि रैयतों से सीधे वसूलती थी अंग्रेज सरकार, यानी डायरेक्ट। रैयत मतलब किसान, किसान से सीधे वसूले तो इसको रैयतवाड़ी कहते हैं। महालवाड़ी यहाँ तक गांव, मैंने बताया गांव, गांव पर ही टैक्स, गांव का में जो कारकुन होता था उसको पूरा टैक्स वसूल करके, यानी मुखिया के तौर पर वो होता था, वो वसूल करके और इनको अंग्रेजों को दे देता था। इन्हें गांव पर टैक्सेज इम्पोज कर दी जाती थी, उसको मालवाड़ी कहते थे। ये 30% हिस्से पर लागू था। ये पंजाब, मध्य प्रांत, अवध, संयुक्त प्रांत, आगरा इत्यादि जगहों में था, ठीक है। 30% हिस्से पर ये जो लाने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के पीरियड में लागू हुआ था, और लाने वाले थे जो व्यक्ति थे वो लॉर्ड मैकेंजी और मार्टिन एंड बर्ड, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड और लॉर्ड मैकेंजी, इन्होंने शुरुआत की थी महलवाड़ी की, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है, मैंने बताना, रैयतवाड़ी। मैंने कहा 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर किसकी उक्ति है ये? इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ये कथन किसका है? ये कथन देखिए, इसी प्रकार का एक कथन किसी अन्य व्यक्ति का, दोनों चॉइस में मैंने दिया है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का कथन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन पर, खासकर बुनकरों के ऊपर में, जो हमारे ये वस्त्र उद्योग था उस पर जो कुठाराघात हुआ था, उसको लेकर के इन्होंने अफसोस व्यक्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये बात कही। देखिए, और एक कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने भी स्टेटमेंट दिया, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। यह स्टेटमेंट याद रखना बेटा, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया, ठीक है। और इन सब के बारे में इतिहास के रूप में उन्होंने लिखा और बताया कि यह पॉवर्टी कैसे हो गई। तो इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है बेटा। अब हम आए 10वें प्रश्न पर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ? देखिए, रेलवे की जो शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के काल में विकास हुआ तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 1905 के आसपास। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ठीक है, ध्यान में रखना बेटा, ये वही कहे जो इनके विरुद्ध लड़े थे। उन्होंने देखा कितनी बहादुरी से महिला लड़ी है, तो वे थे जनरल ह्यू रोज। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं ऑन के बारे में बता दूं, कर्नल नील जो कि इलाहाबाद में लड़े और लियाकत अली के विरुद्ध लड़े, और जनरल रेनार्ड वो फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में लड़े, ठीक है, अगेंस्ट लड़े। और जो कॉलिन कैम्बल था वो लखनऊ में भी बेगम हजरत महल के विरुद्ध लड़ा और कानपुर में तात्या टोपे के विरुद्ध लड़ा। तो कैम्बल बहुत उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से सेना नायक के रूप में था। नेक्स्ट 12वां, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? अब देखिए बेटा, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, और वर्तमान सरकार के बहुत ये हैं
आइडियोलॉजी लोग मानने वाले हैं, तो वीर सावरकर, ये बहुत पूछे एग्जाम में, वीर सावरकर, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस उन्होंने ही लिखा, ठीक है, वीर सावरकर, ठीक है। और द ग्रेट रिबेलियन किसका लिखा हुआ है? अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन, और पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। और 1857 एसएन सेन, एसएन सेन ने क्या लिखा? 1857 नामक पुस्तक लिखी। और सिपाही मिटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इसमें नहीं है उनका नाम, लेकिन जान लीजिए, सिपाही मिटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 किताब आरसी मजूमदार की है, ठीक है। और बेंजामिन डिजरेली, ये क्यों जुड़े हुए हैं इससे भी जान लीजिए, इन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह कहा, एग्जाम्पल में ज्यादा यही पूछता है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वीर सावरकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न 13वां प्रश्न, निम्न कौन से आदिवासी नेता ताना भगत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं? ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो हैं वो ताना भगत से नहीं है, बल्कि वो संथाल विद्रोह के नेता थे। जतरा भगत, बलराम भगत और देवमिनिया देवी यानी देवमिनिया भगत है, ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो लगान और चौकीदारी कर के विरुद्ध था। सांस्कृतिक आंदोलन में कहते हैं इसको, सांस्कृतिकरण हो गया था। ये लोग जितने थे, ये लोग संस्कृतिकरण उसको कहते हैं कि जैसे इनका अपना जनजातीय था, लेकिन अंग्रेजों के संपर्क में आने से इनका संस्कृतिकरण हो गया था, उन लोगों की चीजों को सीखना शुरू कर दिए थे। बाद में चल करके देखिएगा, ये लोग सत्याग्रह जो 1920 में है, और 1920 के जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, तो सत्याग्रह भी करना शुरू कर दिया इन्होंने। शराब के दुकानों पर इन्होंने शराब की दुकानों पर इन्होंने जो स्ट्राइक कर दिया, एक तरह से धरना प्रदर्शन कर दिया, बंद करवाया। तो ये जो ताना भगत आंदोलन के जितने भी नेता थे, ठीक है। अब आए हम लोग 14वें प्रश्न पर। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? अब ये ध्यान में रखना बेटा, विश्वविद्यालय आयोग है, प्रथम विश्वविद्यालय आयोग, ये थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई। 14 का ए, यानी कि 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में थॉमस रैले की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में, ठीक बेटा। और भी सबका जान लीजिए, सैडलर जो था 1917 ईस्वी में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 में, सैडलर आयोग, ठीक है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, 1882 में हंटर आयोग, ठीक है। और ये जो लॉर्ड रिपन के समय हुआ, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए हुआ था, हंटर आयोग। और चार्ल्स वुड, ठीक है, ये वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता, ये लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में था, 1854 में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंग्लिश में शिक्षा देना है और ये सब इंट्रोड्यूस किया, ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच के रूप में आया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को, ठीक है। अब 15वां प्रश्न, फारसी में मिरातुल अखबार किसके द्वारा निकाला जाता था? अब देखिए, मिरातुल अखबार जो है, मिरातुल, देखिए मिरात उल अखबार लिखते हैं, हम एक साथ मिरातुल भी कर दिए हैं, आप लिखे तो वैसे भी लिख सकते हैं, मिरात उल और अखबार, तो बेसिकली वैसा ही होना चाहिए। ऐसा लिख देता है किताबों में भी, मिरातुल लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। मिरातुल अखबार किसके द्वारा निकाला जाता था? तो ध्यान में रखिएगा, ये सब चॉइस मैंने कंफ्यूज कराने के लिए लिखा है। ये अखबार राजा राम मोहन राय निकाला करते थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसे अबुल कलाम आजाद अल हिलाल अल बिलाल, याद रखिएगा, दो अखबार निकाला, अल हिलाल और अल बिलाल। और मोहम्मद अली जिन्ना का कॉमरेड और हमदर्द था, कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना का था, ठीक है। और ईश्वरचंद विद्यासागर का सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा निकाला जाता था। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार फारसी में निकलवाते थे। ध्यान में रखिएगा, दो किताबें भी महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, याद दिलाता हूँ। राजा राम मोहन राय के गिफ्ट टू मोनेथिस्ट और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ईश्वरवाद के उपहार,
ध्यान में रखिएगा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और फारसी के संबंध में इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है बिहार के लिए भी कि फारसी सीखने के लिए राजा राम मोहन राय पटना आए थे। मैंने पहले भी क्वेश्चंस दिया था आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? ठीक है, तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया बेटा दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती का इसमें चॉइस में कहीं नहीं है, तो आप कहिए कि सर क्या दे दिया आप? तो इसमें मैंने दो प्रश्न घुसा है। दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था, जो उनका ओरिजिनल नेम था, दयानंद सरस्वती तो बाद में नाम दिया गया, और उनका नाम बाद में कोई किसने दिया मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप जो उनका मूल नाम था मूल शंकर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था, और इनको जो दंडी स्वामी पूर्णानंद जो थे, उन्होंने इनका नाम जो है रख दिया दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इनके जो गुरु हैं वो बिरजानंद थे। पहले गुरु थे दंडी स्वामी पूर्णानंद, इन्होंने ही इनका नाम रखा और दयानंद सरस्वती। और इनके जो गुरु थे, जो आर्य समाज के गठन में प्रेरित किया, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और ये थे स्वामी बिरजानंद, ठीक है। चॉइस में दिया मैं डी, बिरजानंद। और देखिए ध्यान में रखिएगा, इनके साथ दो चीज और जुड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाएगा, जो अभी भी है बेटा। ये क्या है? आर्य समाज की स्थापना तो बहुत सतही प्रश्न हो गई। शुद्धि आंदोलन, ठीक है, ये उस समय शुरू किया शुद्धि आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। देखिए ये अभी भी चल रहा शुद्धि आंदोलन। अभी भी हम लोग घर वापसी कहते हैं कि जो लोग हम लोग के धर्म को छोड़ के दूसरे में चले गए हैं, वापस उनको ला करके शुद्धि करते हैं। ये शुद्धि आंदोलन भी उस समय इसीलिए किया गया था। जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए थे, उनको वापस लाना था हिंदू धर्म में, तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। और जो दूसरा जो इनका बहुत महत्वपूर्ण काम था, गौ रक्षणी सभा, गौ की हत्या को रोकने के लिए इन्होंने गौ रक्षणी सभा का गठन किया। बेटा अभी भी हो रहा है, ठीक है। गौ रक्षणी के लिए देखिए अभी भी काम हो रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो दयानंद सरस्वती ने उस फ्रीडम स्ट्रगल के पहले शुरू किया। 1875 की बात है, उस समय उन्होंने शुरू किया, ठीक है। अब हम आए 17वें प्रश्न पर। ये इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। 17वां, बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका थी, 15 दिनों पे निकलती थी, का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत, ठीक है। तो ये जो उत्तर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब ने इसे किया, ध्यान में रखिए। और बहिष्कृत भारत उन्होंने 1927 में निकालना शुरू किया। इसके पहले उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी, और गांधी जी भी इससे जुड़े हैं। आप इसलिए मैंने बहिष्कृत भारत लिखा, क्योंकि अछूतोद्धार से वो भी जुड़े हुए हैं। और लेकिन उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको हरिजन का नाम दिया 1933 में, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना उन्होंने की थी। और नायकर साहब का भी नाम आता क्या है? E.V. रामास्वामी नायकर। ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो 1920 में चलाई गई थी। ये भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अंदर में आत्मसम्मान को भरने के लिए ये आंदोलन चलाई गई थी, ठीक है। और ज्योतिबा फूले ये भी उसी फील्ड से जुड़े हैं। इन्होंने सख्त शोधक समाज की स्थापना की 1873 ईस्वी में, और इनकी एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिबा फूले की। ये फूले जी और उनकी पत्नी दोनों वुमेन एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया। तो ये जो इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ये एग्जाम में बहुत पूछता है बेटा, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले जी की। तो इसमें जो सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर। मैंने चारों के विषय में जो बताए आपको 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गए लगभग। अब 18वां प्रश्न पे आते हैं। नाई धोबी बंद आंदोलन, देखिए उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, बिहार में भी बीपीएससी में पूछा गया। नाई धोबी बंद आंदोलन का केंद्र कहाँ था? ठीक है। अब ये जो आंदोलन है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रूर गांव में शुरू किया गया था।
बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रूर गांव में ये नाई धोबी बंद आंदोलन था। ये जमींदारी प्रथा के विरुद्ध थी। जमींदारों का बहिष्कार किया गया कि अगर टैक्सेस आपने अगर कम नहीं किया तो आपको जो है हम लोग जो है आप लोग का ना नाई और धोबी और दोनों में से कोई काम नहीं करना, आपका बाल बनवाएंगे ना दाढ़ी बनाएंगे, और धोबी कहेगा हम कपड़ा नहीं खींचेंगे। तो इस सामाजिक बहिष्कार टाइप का किया गया ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रूर गांव में। ठीक है बेटा। 19वां, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले महामंत्री कौन थे? अब देखिए जो महामंत्री मैंने पूछा, जल्दीबाजी में अगर बनाएंगे तो आप अध्यक्ष लिख देंगे, वो लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष एटक के, लेकिन महामंत्री पूछा तो दीवान चमन लाल इज द करेक्ट आंसर। बाकी NM जोशी भी जुड़े हुए थे और जैसे बैप्टिस्ट भी जुड़े हुए थे, ये महामंत्री दीवान चमन लाल थे। अब आए 20वें प्रश्न पर, कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? अब देखिए प्रश्न बहुत हल्का लेकिन बहुत ट्विस्टेड लगता है लोगों को, बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे ही लिखते हैं कांग्रेस और आप तो सब ह्यूम मार देते हैं। ठीक है, मैंने पूछा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं पूछा या कांग्रेस के संस्थापक नहीं पूछे, संस्थापक अलग है, कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, उन्होंने डफरिन ने सोची समझी नीति के तहत ह्यूम को आगे किया। हालांकि ह्यूम भारतीयों के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, इसी वजह से उन्होंने ह्यूम को आगे किया और एक ऐसी संस्था का स्थापना करवाना चाहा जो दिमाग से एकदम बिल्कुल ब्रिटिशर्स वाले सोच के लेकर के आए और शरीर से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से बिल्कुल ये हो, तो एक तड़ित चालक के रूप में उसका हम इस्तेमाल कर पाए, ये सोच करके उन्होंने डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई। तो ये हमने किया और WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी उसके दूसरे अध्यक्ष रहे। इन सब का नाम मैंने इस दिया। ठीक है, और पहले अगर अंग्रेज दिया तो जॉर्ज यूले, और पहला अगर मुस्लिम दिया तो उसमें आप देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट, लाहौर में अंजुमने मुहिबाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये बेटा ये अजीत सिंह थे, जो भगत सिंह के चाचा थे, उन्होंने ही लाहौर में अंजुमने मुहिबाने वतन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट, कामागाटा मारू क्या था? ठीक है, अब देखिए ये बहुत आप लोग चर्चित प्रश्न है, सब लोग जानते रहते हैं कामागाटा मारू, कामागाटा मारू। तो मैंने सोचा कि बच्चों से पूछूं कि कामागाटा मारू था क्या। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 आप लोग सब जानते हो, लेकिन कनाडा और किस्सा भी जानते हो, लेकिन कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक समुद्री जहाज का नाम था। सिंगापुर के भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया और प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के साथ चूंकि लड़ रहे थे, कनाडा जो थी उन्होंने भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि उस समय नहीं आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों से झगड़ा चल रहा था। लेकिन गुरुदत्त सिंह ने कुछ लोगों को लेकर के लगभग 376 यात्रियों को लेकर के सिंगापुर से वैंकूवर के लिए प्रस्थान कर गए। जब वहां तट पे पहुंचे तो वहां पर उनको उतरने नहीं दिया गया, वापस भेज दिया गया, कलकत्ता पहुंच गए। अब कलकत्ता पहुंचे के बाद फिर उन लोग को उतारा गया, वहां पर हिंसा हो गई, सब लोग क्षुब्ध थे, अंग्रेजों के साथ युद्ध करने लग गए, एकदम बिल्कुल हिंसक हो गया ये प्रकरण। तो कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज का नाम था बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? अब मैंने पूछा है प्रश्न, देखिए ध्यान में रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1916 ईस्वी में। लेकिन पहली बार किसने की? देखिए प्रश्न क्या आता है इस पर इसका उत्तर होगा, मैंने वही सब प्रश्न डाले हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम पूछा मैंने, देखिए किसके दिमाग की उपज थी? ये एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी। सर्वप्रथम किसने किया? तो तिलक ने किया। तिलक ने इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 में की।
एनी बेसेंट के दिमाग की उपज जरूर रही, लेकिन एनी बेसेंट को देर लगा स्थापित करने में। तिलक ने पूना में, बेलगांव में इसकी स्थापना की, ठीक है, 1916 में 28 अप्रैल को। और एनी बेसेंट सितंबर में किया, एनी बेसेंट ने सितंबर में किया, सितंबर में 1916 में ही किया, लेकिन सितंबर में किया, 6 महीने का अंतर। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने, 6 महीने का अंतर। और ये एनी बेसेंट जो है बॉम्बे, ये जो है बॉम्बे में इनकी स्थापना की। और मद्रास, गुजरात, देखिए पूरी तरह से महाराष्ट्र में अगर इसका प्रचलन देखेंगे तो तिलक का था। तिलक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं थे उस महाराष्ट्र में, मुंबई को छोड़कर बाकी एरिया में तिलक वाला था, लेकिन मुंबई में एनी बेसेंट का था। मद्रास में, गुजरात में, शेष भारत में एनी बेसेंट। अगर पूछा कि किसके होम रूल लीग का अखिल भारतीय विस्तार हुआ, तब एनी बेसेंट। किसके दिमाग की उपज थी, तो एनी बेसेंट, ठीक है। और एक प्रश्न और ही इम्पोर्टेंट है, इसका जो इनका जो एनी बेसेंट है, उन्होंने इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया, तो वो मद्रास के अडयार में। अडयार याद रखिएगा, मद्रास के अडयार में होम रूल लीग का मुख्यालय है। और इसके सचिव उस समय जॉर्ज अरुंडेल बनाए गए थे, ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज अरुंडेल। इतनी बातें होम रूल लीग की थी। मैंने लिखा है अरुंडेल का नाम, डी वाला चॉइस में है, ठीक है। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन की मांग क्या थी? जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था वो प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। प्लेग बोनस जो दिया जाता था, प्लेग जब होता था तो अतिरिक्त बोनस के रूप में मिल के मजदूरों को दिया जाता था, जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इसी बोनस की मांग को लेकर के आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। और उस समय उस मिल के जो मालिक थे वो गांधी जी के दोस्त थे, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। अब सोचिए, मिल मालिक अंबालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त, गांधी जी उनके अगेंस्ट। देखिए आइडियोलॉजिकल रूप में कितना अंतर था। और अहमदाबाद, देखिए ध्यान में रखिए, और भी बताऊं आपको, साबरमती आश्रम को बनाने में पैसा इन्होंने ही दिया, अंबालाल साराभाई ने। और मजदूरों को आंदोलन के लेकर के गांधी जी उनके विरुद्ध खड़े हो गए कि नहीं, आपको देना होगा। और ये बात भी समझिए कि गांधी जी के साथ अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन साराभाई, वो गांधी जी के साथ आंदोलन में बैठी, यानी अपने भाई के विरुद्ध, ठीक है, एकदम ड्रामेटिक है। तो आप देखिए उस समय गांधी जी जो है वैचारिक मतभेद, उसी वजह झुकना पड़ा उनके अंबालाल साराभाई को। और केस जो है वो तो 20% ही मांग कर रहे थे गांधी जी, लेकिन केस चला गया ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया कि 35% जो है बोनस का फैसला दिया गया, एकदम पॉजिटिव आया ये। और गांधी जी का जो है इसमें मजदूरों के बीच में जबरदस्त पैठ बन गई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की वापसी किस घटना से आहत होकर ली? अब असहयोग आंदोलन जो चला 1920 से 1922 तक, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नजदीक, देवरिया गोरखपुर के बीच में है, चौरी चौरा एक जगह है, जहां पर उग्र भीड़ ने पुलिसों को कैद कर करके 22 पुलिस को जिंदा जला दिया, जिसको लेकर के गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए। और उन्होंने जो हिंसक आंदोलन हो चुका था, इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो अहिंसा पर आधारित था। जैसे ही वो हिंसक हुआ, गांधी जी आहत हुए और उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 1922 ईस्वी में हुई बिहार के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये ध्यान में रखिए कि ये चितरंजन दास, CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय जेल में नंगी हड़ताल की घटना किस स्थान पर हुई थी? जेल में लोगों ने वस्त्र त्याग दिए, सबने अवज्ञा में और विदेशी वस्त्र और तमाम चीजों का त्याग कर दिया। और वो ये जो घटना घटी, ये छपरा के घर में घटी, नंगी हड़ताल। ए इज द करेक्ट आंसर, जेलों में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो बेटा ये उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943
46 ईस्वी को सिंगापुर में इसका अस्थायी का गठन किया और मुख्यालय इसका रंगून में बनाया। जापान इसे समर्थन दिया, जापान ने इसके समर्थन से हुआ था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आए 29वें प्रश्न पर। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन नहीं थे? कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, तो ये जो कैबिनेट मिशन आया इसमें 3 लोग थे। ये इन्होंने ही, तीनों लोग ने ही उत्तरदायी सरकार के साथ साथ अब जो है आज़ादी की ओर आगे बढ़े, इसके लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों के नेतृत्व में थे। चौथे लिन लिथुगो इसमें नहीं थे, लिन लिथुगो वायसराय। नेक्स्ट 30वां प्रश्न। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा शुरू की गई? तो डायरेक्ट एक्शन डे ये मुस्लिम लीग के द्वारा की गई, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप लाभान्वित हुए होंगे, और इसी तरह मैं सब प्रश्नों को लेकर के आऊँगा और स्तरीय होगा। ये निश्चित रूप से आपको दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी तक के एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मेरे प्रश्न स्तरीय जरूर होते हैं, मैं सतही प्रश्न से लेकर के स्तरीय तक को देता हूं, ताकि आप लोग का रेंज जो है वो बड़ा हो। तो आप ध्यान में रखिए, लगातार देखिए बेटा। अगर आप नहीं देखेंगे, मैं हिस्ट्री दे करके बहुत खुश नहीं हो रहा हूं, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हो। आप लोग जब देखोगे नहीं, तो इसीलिए मैं अब वीडियो भी देने में थोड़ा सा मुझे देर हो जा रही है, क्योंकि डिमांड जिसकी ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि कई बच्चे मुझे लिख के हैं, मैं दूंगा सबको निश्चित रूप से, लेकिन देर लगेगी। तो आप लोग जो है ज़रूर देखें, देखिएगा तभी मेरी सार्थकता होगी। इतना लिखे हैं तो, और आपको समझाए हैं, बोले हैं, अपना समय दिए हैं, तो कम से कम आप देखेंगे नहीं तो फिर मेरी सार्थकता किसी में की क्या रह जाएगी। तो जब तक आपके व्यूज नहीं आएंगे, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। चलिए, धन्यवाद।